नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक वितान की अंतिम रचना बेबी हालदार की आलो आंधारी। रचना शुरू करने से पहले हम बेबी हालदार का जीवन परिचय देख लें। बेबी हालदार का जन्म सन 1974 में अनुमानित है। जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर इनका जन्म होता है जहां सेना की नौकरी में इनके पिता तैनात थे। 13 वर्ष की उम्र में दुगुनी उम्र के व्यक्ति से विवाह के कारण 7वीं कक्षा में इनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्षों बाद पति की ज्यादतियों से परेशान होकर 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़ दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय बाद गुड़गांव चली आई। बांग्ला में लिखी एवं हिंदी में अनुदित आलो आंधारी इनकी एकमात्र पुस्तक है। आलो आंधारी, जिसका अर्थ होता है अंधेरे का उजाला। वर्तमान में गुड़गांव में घरेलू नौकरानी के रूप में ये कार्यरत है। आइए बात करते हैं हम रचना आलो आंधारी के विषय में। तो आलो आंधारी नामक आत्मकथांश, ये आत्मकथांश है। ये कहानी है उन लाखों करोड़ों झुग्गियों की जिसमें झांकना भी भद्रता के तकाजे से बाहर है, यानी कि सभ्यता के तकाजे से बाहर है। यह चुनौती है साहित्य के उन पहलुओं को जो साहित्य को सांचे में देखने के आदी है, एक विशेष स्वरूप में देखने की जिनकी आदत है साहित्य को, जो समाज के कोने अंतरे पनपते साहित्य को हाशिए पर रखते हैं। देखो, साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, तो समाज की घटनाएं जो है वो साहित्य का रूप धारण करती है, तब वही श्रेष्ठ साहित्य है। तो लेखक क्या कहते हैं कि जो समाज के कोने अंतरे पनपते हैं, यानी कि समाज के किसी न किसी कोने में जो घटनाएं उत्पन्न होती है और साहित्य को हाशिए पर यानी किनारे कर देती है, और भाषा एवं साहित्य को भी एक खास वर्ग की जागीर मानते हैं। बेबी इस कथा की नायिका भी है और लेखिका भी। मात्र 13 वर्ष की होते होते 7वीं की पढ़ाई अधूरी छोड़ वह एक अधेड़ यानी आधी उम्र के व्यक्ति से ब्याह दी जाती है। आधी उम्र यानी कि लगभग 50 वर्ष का आदमी, उससे उसका ब्याह कर दिया जाता है और जीवन की सबसे संवेदनशील उम्र में 3 बच्चों की माँ बन जाती है। वही बेबी पति की ज्यादतियों को न बर्दाश्त कर शुरू करती है एक ऐसी यात्रा जो न तो उसने पहाड़ों पर की, न समुद्र तट पर, और न ही स्टडी रूम में बैठकर। एक ऐसी आप बीती जो मूलतः बांग्ला में लिखी गई, लेकिन पहली ऐसी रचना जो छपकर बाजार में आने से पहले ही अनुदित रूप में हिंदी में आ गई, यानी हिंदी में अनुवाद हो गया। अनुवादक प्रबोध कुमार ने एक जबान को दूसरी जबान दी, पर रूह को छुआ नहीं, आत्मा को नहीं छुआ। एक बोली की भावना दूसरी बोली में बोली, रोई मुस्कुराई। देखो, यहाँ आलो आंधारी की बात हो रही है, यानी कि जो मूल रूप से बांग्ला में लिखी गई किंतु हिंदी में उसका अनुवाद वैसा का वैसा कर दिया गया। एक बोली की भावनाओं को दूसरी बोली में समझा जाने लगा। अनुवाद के नाम पर मात्र अंग्रेजी से होने वाले अनुवादों के बीच भारतीय भाषाओं में रची बसी हिंदी का एक अनुकरणीय नमूना है आलो आंधारी, यानी कि अनुवाद के नाम पर महज अंग्रेजी रचनाओं का ही अनुवाद होता आया है। किंतु यहाँ देखें, ये एक अपवाद, आलो आंधारी जो है बांग्ला की रचना जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया। किताब के अभ्यासों में ये प्रयास रहा है कि पाठों के बहाने विद्यार्थी की अपनी दुनिया बने। संगीत, पर्यावरण या एक घरेलू नौकरानी के ज़रिए वे अपने समय, समाज और संस्कृति की दुनिया में बेरोक-टोक घूम सकें, तभी सही मायने में यह पुस्तक वितान जिसका आशय होता है फैलाव, बन सकेगी, यानी कि हर तरफ से विद्यार्थी को सोचने समझने के लिए प्रेरित करेगी। उम्मीद है अपने मकसद में कामयाब होगी। सुझावों का स्वागत रहेगा। विद्यार्थियों के जो सुझाव होंगे वे उनका स्वागत रहेगा। आलो आंधारी, बेबी हालदार। आलो आंधारी का आशय है अंधेरे का उजाला। देखो, हम शुरू करते हैं। बहुत ही रोचक आत्मकथांश है लेखिका बेबी हालदार का। मैं अब
अपने किराए के घर में थी। सब समय सोचती रहती कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती। मुझे ये चिंता भी थी कि महीना ख़त्म होने पर घर का किराया देना होगा। पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं। काम के साथ मैं घर भी ढूंढ रही थी, काम भी ढूंढ रही थी और रहने के लिए दूसरा घर भी ढूंढ रही थी। बेबी हालदार 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे और काम कहीं मिल नहीं रहा था। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते। देखो लोगों की मानसिकता है कि अकेली स्त्री किस प्रकार के संघर्ष करने के लिए विवश होती है। तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? स्वामी अर्थात पति। तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। बच्चों को साथ ले मैं उसी समय काम खोजने निकल पड़ती। कुछ घंटों बाद जब मैं घर लौटती तब फिर पड़ोस की औरतें आकर पूछती, क्यों काम मिला? फिर मेरे चेहरे का भाव देख कोई कोई मुंह से चुक चुक आवाज़ निकाल कहती, मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढने ढांढने से मिल ही जाएगा। मैं उनकी बातें अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें करने लगती। मैम साहब की कोठी के सामने एक कोठी में सुनील नाम का 30-32 साल का एक युवक मोटर चलाता था, गाड़ी चलाता था। वह मुझे पहचानता था, इसीलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, तुम क्या अब इस कोठी में काम नहीं करती? मैंने कहा, मुझे इस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो गए। कोठी यानी घर, हवेली, बंगला, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है। तो वह बोला, ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। 2-1 दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिलाकर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया और बोला, क्यों काम मिला? मैंने कहा, नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। वह बोला, तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछा, कहाँ? तो वह बोला, काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वयं वहाँ कर लेना। उसकी बात सुन मैं फ़ौरन उसके साथ निकल पड़ी। वहाँ पहुँचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी बेल बजाई तो उस घर के साहब बाहर आए। सुनील ने उनसे कहा, सर आपने कहा था ना, मैं इसे ले आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बंगाली हो? मैं बोली, हाँ। इसके बाद काम के बारे में बातें हुई। उन्होंने कहा, देखो यहाँ जो औरत काम करती है उसे मैं 800 रुपये देता हूँ। तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तुम्हारा काम देखकर बताऊँगा। मैं बोली, ठीक है, यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा? उन्होंने कहा, तुम जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। मैं बोली, मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा, मैं 6-7 बजे तक आऊँगी। इतना कहकर मैं चलने लगी तो मुझे लगा वह पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सुनील जाने को हुआ तो उससे मैंने थोड़ा रुक जाने को कहा। वह बोला, तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। मैंने कहा, बस थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई और सिर्फ इतना कहा, कल से तुम काम पर आ जाओ। अगले दिन मैं काम पर आई तो दूर से ही 35-40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते देखा। साहब बाहर पेड़ों को पानी दे रहे थे। मुझे देखते ही वह भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें कर उसी समय उसे काम से हटा दिया। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आते ही उसने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से उसका रोज़गार छिन गया था, उसकी नौकरी चली गई थी। मैंने कहा, देखो मैं कुछ नहीं जानती, यदि जानती होती कि यहाँ पहले से ही कोई काम कर रहा है तो मैं नहीं आती। मुझसे कहने से कोई लाभ नहीं, ऐसा बेबी हालदार ने उस महिला से कहा जो अपनी नौकरी छूटने का कारण बेबी हालदार को मानते हुए उसे गालियाँ दे रही थी। तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बकते बकते चली गई, यानी कि बेबी हालदार को गालियाँ देते देते चली गई वहाँ से। साहब आकर मुझे भीतर ले गए और सब समझा बुझा दिया कि क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। बस उस दिन से मैं अपने मन से खाना वाना बनाकर टेबल पर रखकर घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते। एक दिन साहब ने पूछा,
तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह कैसे कर लेती हो? कहाँ सीखा तुमने ये सब? मैंने कहा, घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती क्योंकि बचपन से अभ्यास है। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ। बिना माँ के यानी कि बिना माँ की संतान। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ। मेरे बाबा भी सब समय घर पर नहीं होते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका। मैं इसी तरह रोज़ सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म कर चली जाती। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मैंने कहा, मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ लेकिन वैसा सुयोग कहाँ। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना पैसा रुपया नहीं कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा कर सके। फिर भी चेष्टा तो करूँगी ही बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी प्रयास तो करूँगी ही अपने बच्चों के लिए, ऐसा कहती है बेबी हालदार। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा, तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूँगा, तुम रोज़ बच्चों को वहाँ छोड़ देना और मैं घर जाते समय अपने साथ ले जाना। मैं अब बच्चों को साथ लेकर आने लगी, उन्हें स्कूल में छोड़ घर आकर अपने काम में लग जाती। स्कूल से बच्चे जब मेरे पास आते तो साहब कुछ न कुछ उन्हें खाने को देते। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए क्योंकि इतने पैसों में क्या बच्चों को पालूंगी पोसूंगी और क्या घर का किराया दूंगी। मैंने साहब से कहा कि यदि उन्हें पता चले कि किसी को काम करने वाले की ज़रूरत है तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि आसपास पता कर वो मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है, फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा। ये सोचकर मैं अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंढने गई। दादा यानी कि भाई, अपने बंगाली में दादा भाइयों को, बड़े भाइयों को कहते हैं। हाँ, अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंढने गई। घर मिल भी गया और उसी दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली आई। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपये ही था, लेकिन टट्टी पेशाब के लिए बाहर जाना होता था, यानी कि सारी व्यवस्थाएं घर के भीतर नहीं थी, सारी सुविधाएं नहीं थी। मैंने सोचा जब इसी तरह घर रह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकूंगी। वहाँ भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते, और यानी कि इसी तरह जहाँ इस एरिया में लेखिका के विषय में जानने के लिए लोग उत्सुक रहते थे, बहुत सारी बातें अलग अलग प्रकार की करते थे इसके विषय में, लेखिका के विषय में, तो वहाँ भी लोगों की यही जिज्ञासा थी। वहाँ भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं, कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देख दबी ज़बान से कुछ कहने लगता। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिलाकर रेडी करती और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती। मैं एक ही कोठी में काम करते कैसे अपना काम चलाऊंगी, क्योंकि एक ही जगह काम करने से तो इतना पैसा उसे नहीं मिलेगा जिससे उसके पूरे परिवार का, यानी अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई का और घर का खर्चा निकाल सके, इतना नहीं हो पाएगा। इस बात को, हाँ, मुझे एक दो कोठियों में, मैं स्वयं भी चिंतित थी कि मुझे और एक दो कोठियों में काम नहीं मिला तो इतने पैसों में गुजारा कैसे होगा। मैं रोज़ साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया क्या। वह मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देते, लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वह नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं। यानी कि उनका चेहरा देखकर ऐसा लगता था, उनका व्यवहार देख करके, कि वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि लेखिका और भी कहीं काम करे। ऐसा लगता था बेबी हालदार को उन्हें देखकर। शायद वह सोचते रहे हो कि मुझसे वह सब होगा नहीं, और होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। शायद इसीलिए उन्होंने एक दिन हठात यानी जबरन बलपूर्वक मुझसे कहा, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है। शर्म से मैं कुछ नहीं बोली और उन्होंने भी दोबारा नहीं पूछा, क्योंकि वो बार बार फिर दूसरा जगह और काम ढूंढने के लिए बोलती थी। तो एक दिन साहब ने उससे कहा कि तुम्हारा महीने भर का कितना खर्चा हो जाता होगा, तो इसको भी शर्म आ गई और उसने फिर दोबारा नहीं पूछा। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वही सब काम वहाँ जाकर करती। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है। माया यानी कि अपनापन है, मोह है। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती
कि वह बर्तन पोंछ रहे हैं तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखती। मैं पूछती उन्हें ये सब करने की क्या दरकार यानी आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो वह इधर उधर का कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता। वहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता, यानी कि बेबी जैसा काम करती सबको वो काम अच्छा लगता। कोई यह तक नहीं देखता कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं, यानी कि बेबी हालदार पर इतना विश्वास है सबको कि वो ये देखना भी ज़रूरी नहीं समझते कि बेबी हालदार इस समय काम कर रही है अथवा नहीं। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता, बहुत प्रसन्न होते, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं। वह जिस तरह से मुझे देखते उससे मुझे लगता जैसे सोच रही हूँ कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेली रहने को बाध्य होना पड़ा। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी थी उससे मुझे लगता कि कहीं मुझे दुख न पहुँचे, इस डर से वह मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते थे। वह कुछ कहना शुरू करते फिर अचानक चुप हो जाते। तो देखिए हम यहीं तक रखते हैं, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और इससे आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।